सुरेश समोसे बेचकर अपनी 5 बेटियों का पेट पाल रहा था। एक दिन एक औरत ने उसे एक थैला थमाते हुए कहा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं जल्द वापस आकर ले लूंगी। मगर वो कभी लौट कर ना आई। समय गुजरता गया। सुरेश ठेले से एक सफल रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। एक दिन पुराने कपड़ों में वही औरत सुरेश के होटल पर रोटी मांगने आई, तो सुरेश को देखते ही बोली, क्या मेरी अमानत तुम्हारे पास है? सुरेश उसे अपने घर ले गया और संदूक से थैला निकाल कर उसे दिया। तो उसने मुस्कुराते हुए थैला खोला तो अंदर रखी चीजें देखकर सुरेश दंग रह गया, क्योंकि उसमें तो रात के 11 बज चुके थे। सुरेश थके हारे अंदाज में अपने माथे से पसीना पोंछता ठेले पर अपना सामान वापस रख रहा था। सुबह से लेकर रात का ये समय हो जाता था, मगर इसके बाद भी वो मुश्किल से इतने रुपए कमा पाता था कि अपनी 5 बेटियों को एक समय का खाना खिला पाए। ठेला समेटकर उसने जेब से निकालकर पैसे गिने। उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। कल भी बच्चियों को पानी के साथ सादा रोटी खानी पड़ी थी, सब्जी खरीदने के पैसे आज भी नहीं बने। सुरेश ने गहरी सांस ली और रुपए वापस जेब में रख लिए। वो ठेले के ऊपर समोसे बनाया करता था। सुबह के समय समोसे बनाकर वो एक स्कूल में सप्लाई करता, जहां उसे कैंटीन की फीस भी भरनी पड़ती थी। बचत से ज्यादा उसका खर्चा लग जाया करते थे। शाम के समय वो रोड के ऊपर अपना ठेला खड़ा करके समोसे बेचा करता था। जिस दिन उसकी अच्छी कमाई होती, उस दिन पुलिस वाले उसकी जेब से सारे पैसे निकाल लेते। रोड पर खड़े होने का वो अलग से भत्ता वसूल किया करते थे। शायद इस आमदनी से उसका गुजारा अच्छे तरीके से होता। अगर घर में 5 बेटियां न होती, जो एक एक करके अब सभी जवानी की चौखट पर कदम रख चुकी थीं। उन्हें ब्याहने, उनके दहेज का सोचकर सुदेश की कमर दिन प्रतिदिन झुकी जा रही थी। सुरेश ने गहरी सांस लेकर आसमान को देखा। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। सुबह जल्दी काम पर भी निकलना है, रात बहुत देर हो चुकी है, अब घर चलना चाहिए। उसने ठेले को धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह से चौंका। आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। रोड पर सन्नाटा हो चुका था, लेकिन सड़क के दूसरे दूर आखिरी खाने पर कोई तेजी से उसके ठेले की ओर भागता आ रहा था। सुरेश घबरा गया, कहीं कोई चोर डकैत ना हो, जो थोड़े रुपए उसने कमाए हैं वो कहीं वो छीन ना ले। उसने मुट्ठी में अपनी कमाई दबोचकर अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन वो जो कोई भी था वो तेजी से भागता हुआ उसके ठेले के पास आकर खड़ा हुआ। तो सुरेश की जान में जान आई। वो कोई चोर या डाकू नहीं, बल्कि काली चादर में अच्छी तरह से लिपटी हुई कोई औरत थी। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थीं, बाकी सारा शरीर चादर के नीचे गुम था। क्या बात है बहन, क्या तुम्हें समोसे चाहिए? लेकिन अब तो मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, मेरे पास अब कोई समोसे नहीं है। सुरेश ने मायूसी से कहा। वह औरत घबरा कर बार बार पीछे देखने लगती थी, यूं जैसे उसे खतरा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। नहीं भाई, मुझे समोसे नहीं चाहिए। उस औरत ने जल्दी से चादर के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा। वो सुरेश थोड़ा सतर्क हुआ। उसके हाथ में छोटी सी पोटली थी, गंदे से कपड़े की बनी हुई पोटली। उस औरत ने जल्दी से वो पोटली सुरेश की ओर बढ़ाई। ये मेरी अमानत है, इसे अपने पास रख लो, मैं जल्दी से ही उसे वापस लेने आऊंगी, लेकिन ख्याल रखना इसे खोलकर मत देखना। औरत की आवाज में घबराहट थी और व्याकुलता थी। सुरेश की कुछ समझ में ना आया, लेकिन न जाने क्यों उसने हाथ बढ़ाकर वो पोटली थाम ली। जैसे ही सुरेश ने वो पोटली पकड़ी, औरत ने एक बार फिर चादर को समेटा और सुरेश के पास से गुजरते हुए आगे भाग गई। सुरेश हैरान परेशान उसे जाता देखता रहा अंधेरी सड़क पर। थोड़ी ही देर के बाद वो औरत गुम हो गई। सुरेश अकेला खड़ा रह गया। कुछ पल तो उसे समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। हाथ में पकड़ी पोटली का वजन अच्छा खासा था। सुरेश ने पोटली को हिलाकर देखा, शायद उसके अंदर कोई हथियार हो या कोई गहने या रुपए, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। अजीब भारी सी पोटली थी। सुरेश ने कंधे उचकाए और गहरी सांस लेकर पोटली को अपने सामान में रख दिया। अगर इसमें कोई कीमती चीज होती तो वो औरत ये पोटली एक अनजान आदमी के हवाले क्यों करती? बेटियां घर में अकेली होंगी, मुझे घर चलना चाहिए। बेटियों का ख्याल आते ही सुरेश ने तेजी से ठेले को धक्का लगाना शुरू कर दिया। उसका घर काफी दूरी पर था। जब वो अपने घर पहुंचा तो 12 से ऊपर का समय हो चुका था। उसकी बड़ी दोनों बेटियां जाग रही थीं। पापा, आज खाना नहीं बना, लकड़ियां खत्म हो गई थीं, जिस कारण से चूल्हा नहीं जल पाया। मैं पड़ोसन के घर आटा लेकर गई थी, लेकिन उसने कहा कि उसके सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है। उसने हमें खाना नहीं बनाने दिया, बड़ी बेटी ने परेशानी से कहा। तो सुरेश गहरी सांस लेकर रह गया। खुद वो सुबह का भूखा था, लेकिन बेटियां भी सारा दिन भूखी रही थीं। इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया। चिंता मत करो, मैं सुबह काम पर जाने से पहले लकड़ियां लाकर रख दूंगा, सुरेश ने कहा और सोने के लिए लेट गया। अचानक उसे याद आया कि ठेले के ऊपर रखे सामान में वो पोटली पड़ी हुई थी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। पोटली में जो कुछ भी था वो उस औरत की अमानत थी। शायद वो औरत कल वापस आकर इसे ले जाए। सुरेश ने पोटली उठाई और बेध्यानी में अंदर ले जाकर एक पुराने से संदूक के अंदर रख दी। वो इतना थका हुआ था कि जैसे ही वो चारपाई पर लेटा सो गया।
सुबह वो अपने समय से भी पहले उठ गया। लकड़ियाँ लाकर उसने घर में बेटी के हवाले की और खुद समोसे बनाने का सारा सामान लेकर घर से निकल पड़ा। स्कूल पहुंचने तक उसकी आंखें नींद के मारे लाल हो चुकी थीं। कुछ कल रात वो देर से सोया था और आज उसकी तबीयत भी खराब थी, मगर स्कूल पहुंचते ही एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। कैंटीन में जिस जगह बैठकर वो अपने समोसे बेचा करता था, वहां आज कोई और आदमी बैठा था और जल्दी जल्दी समोसे बनाकर बच्चों को बेच रहा था। सुरेश हैरान रह गया। भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो मेरी जगह है, उसने घबराकर कहा। तो सामने बैठे आदमी ने गुस्से से कहा, स्कूल की मैडम ने ये जगह मेरे नाम कर दी है। आज से कैंटीन में समोसे मैं बेचा करूंगा। तू अपना ठिकाना कहीं और कर ले। स्कूल के बच्चों ने शिकायत की है कि तेरे समोसे से उन्हें पेट में दर्द होता है। उस आदमी ने कहा तो आसपास खड़े बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें क्या फर्क पड़ता था कि समोसे कौन बेच रहा है, उन्हें तो बस समोसे चाहिए थे। सुरेश की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी कमाई पहले ही कम थी और अब इसमें भी कटौती हो रही थी। वो जल्दी से अपना समोसे वाला थाल सर पर उठाए मैडम के ऑफिस में चला आया। सुरेश को देखते ही अंदर बैठी फैशनेबल मैडम के चेहरे पर घृणा फैल गई। कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? अभी अभी तो सफाई करवाई है और दरवाज़ा ठीक से बंद करो। सारी एसी की ठंडक बाहर जा रही है। पता भी है बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है? मैडम ने गुस्से से कहा तो सुरेश की आंखों में आंसू आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैठे बिठाए स्कूल वालों को क्या हो गया है, क्यों उसके पेट पर लात मार रहे हैं। लेकिन आखिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया, मैडम जी, कैंटीन में मेरे समोसे बेचने वाली जगह पर कोई और आदमी बैठा है, जबकि रोज़ तो मैं ये काम करता हूँ। मेरी 5 बेटियां हैं, उनकी परवरिश करना मेरे ज़िम्मे है। अगर आप मेरा काम बंद करवा देंगी तो मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा? सुरेश की आवाज़ आंसू में डूबी हुई थी, लेकिन मैडम के माथे पर बल पड़ गए। वो मेरा भांजा है और उसे काम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ बिठा दिया है। वैसे भी तुम्हारे समोसे अच्छे भी नहीं होते हैं। तुम खुद भी अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आ रही है। ना जाने तुम कैसे गंदे तरीके से समोसे बनाते हो। दुनिया में और भी कई जगह हैं, कहीं पर भी अपना ठेला लगा लो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? अब यहाँ से जाओ, मेरे काम करने का समय हो रहा है। मैडम ने गुस्से से उसे उठने का इशारा किया तो सुरेश ने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन मैडम, मैंने जो किराया दिया था वो तो मुझे वापस कर दें। सुरेश की बात पर मैडम आग बबूला हो गई। कोई किराया वापस नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। सुरेश ने और भी कुछ कहना चाहा, लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। लाचारी से वो अपना थाल उठाकर स्कूल से बाहर निकल आया। थाल उठाए सड़क पर फिरते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आज तो वो सोच कर आया था कि बेटियों के लिए कुछ अच्छा लेकर जाएगा। उसकी सबसे छोटी बेटी ने फरमाइश की थी कि पिछले 1 महीने से उन्होंने पनीर नहीं खाया, लेकिन सुरेश को अंदाज़ा हो रहा था कि आज रात तो मुश्किल से इतने पैसे ही मिलेंगे कि वो लोग एक आधी रोटी का आटा खरीद सकें। सुरेश अपने समोसों का थाल सर पर उठाए ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाने लगा। 1-2 समोसे बिके भी, लेकिन जब वो एक बिजी रोड पर निकल आया तो लोगों की रुचि उसके समोसे में बढ़ने लगी। सुरेश को थोड़ा हौसला हुआ कि शायद आज अच्छी कमाई हो जाए। वो एक जगह खड़ा हुआ ही था कि अचानक किसी ने आकर उसे पीछे से दबोच लिया। सरकारी जमीन पर खड़े होकर दुकान चलाता है? कोई जगह तो छोड़ दे, भिखमंगों ने भी नए नए तरीके अपना लिए हैं। तुझे पता नहीं, यहाँ खड़े होकर अगर धंधा करना है तो पुलिस को भत्ता देना पड़ता है। चल पैसे निकाल। सुरेश घबराकर मुड़ा तो पीछे एक मोटी सी तोंद वाला पुलिस हवलदार खड़ा था। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो सुबह से घर से निकला हूँ, पर अभी तक 2-4 समोसे ही बिके हैं, सुरेश ने घबराकर कहा। मगर पुलिस वाला उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा था। सुरेश की आंखों से आंसू आने लगे। वो पुलिस वाले की मिन्नत करता रहा, लेकिन जेब में जो थोड़े बहुत रुपए जमा हो गए थे, पुलिस वाले ने वो निकाल लिए और अपनी जेब में डाल लिए। चल भाग यहाँ से, अगर तुझे किसी ने यहाँ समोसे बेचते देख लिया तो पकड़कर जेल में डाल देगा। शुक्र कर मैंने तुझे अंदर नहीं किया। ये बड़े लोगों का इलाका है, यहाँ ये बेकार समोसे नहीं बिकने वाले। पुलिस वाले ने उसे धक्का दिया। सुरेश, जो पहले ही गरीबी और कमजोरी का मारा हुआ था, अपना संतुलन न बनाए रख सका और जमीन पर जा गिरा। उसके गिरते ही सर पर रखा समोसों का थाल भी जमीन पर गिरा और उसकी मेहनत से बनाए गए सारे समोसे मिट्टी में सन गए। उसको अपनी चोटों की कोई चिंता नहीं थी। वो घबरा कर लपका। उसने जल्दी से समोसे उठाकर वापस थाल में रखना शुरू किए, लेकिन वो सब के सब मिट्टी से खराब हो चुके थे। सुरेश का जी चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। उसका बड़ा नुकसान हो गया था। समोसे बनाने पर जो लागत आई थी उसका प्रॉफिट मिलना तो दूर, बल्कि लगाए हुए रुपए भी बर्बाद हो गए थे। बेटियों के चेहरे उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। वो यूं ही अपना मिट्टी से सना समोसे का थाल उठाकर घर वापस आ गया। ठेला जिस जगह वो लगाता था वहां की अनुमति शाम के समय की थी। इससे पहले वो वहां ठेला नहीं ले जा सकता था। वो यूं ही चुपचाप आकर चारपाई पर लेट गया। क्या बात है पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं? बड़ी वाली बेटी ने आकर पानी का गिलास उसे थमाया तो सुरेश की नज़र बेटी के चेहरे पर जा पड़ी। वो 18 सालों की हो रही थी। सुरेश ने अपनी नज़रें चुराई, तभी दरवाजे पर दस्तक देकर उर्मिला मौसी अंदर आई।
जब भी आती हूँ तो घर पर नहीं होता। इतने पैसे कमाकर क्या करेगा? चिता पर अपने साथ लेकर बैठेगा। अपना पैसा बेटियों का दहेज बनाने में लगा और उन्हें विदा कर सबको घर बिठा रखा है। इनकी माँ को मरे हुए तो काफी समय गुजर गया, अब तो उन्हें इनकी शादियां करनी है। उर्मिला मौसी आते ही बोलना शुरू हो गई। सुरेश सटपटा गया। क्या मतलब है मौसी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सुरेश ने पूछा तो उर्मिला मौसी सीधी होकर बैठ गई। एक रिश्ता लेकर आई हूँ, लड़का किसी ऑफिस में क्लर्क है। तेरी बड़ी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। लेकिन उन लोगों को दहेज में फ्रिज, टीवी, एसी सब चाहिए, बल्कि वो लोग तो गाड़ी भी मांग रहे थे। मैंने ही कहकर उनको मना करवा दिया कि लड़की का बाप भी गरीब आदमी है, जैसे तैसे करके इसका दहेज देकर विदा करेगा तो बाकियों की बारी भी आएगी। उर्मिला मौसी समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी, लेकिन सुरेश की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एसी, टीवी, फ्रिज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत लाखों में थी और उसके पास तो रोज के 500 रुपए भी ना बनते थे। उर्मिला मौसी बोलती रही, मगर सुरेश ने कोई जवाब न दिया। तंग आकर वो उठकर चली गई। मुझे तो लगता है तुझे बेटियों को घर बिठाने का शौक हो गया है। उर्मिला मौसी चली गई, लेकिन सुरेश सिर पकड़कर वहीं लेटा रहा और थोड़ी देर बाद घबराकर उठ खड़ा हुआ। शाम का समय होने में अभी थोड़ी देर थी। वो इसी समय अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकल आया। परेशानी और गरीबी ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। रात तक वो ठेले पर खड़ा समोसे बेचता रहा। बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए जमा हुए। आज उसने 11 की बजाय 12 बजे तक समोसे बेचे थे। जब सड़कें पूरी तरह सुनसान हो गईं तो वो अपने घर वापस आया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बेटियों की शादी और उनका दहेज उसकी आंखों के आगे नाच रहा था। अगले दिन वो अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर जा पहुंचा तो वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि पुलिस वालों का एक ग्रुप पहले से ही वहां पर खड़ा था और जो कुछ ठेले फल वालों के वहां खड़े थे, एक के बाद एक पुलिस वाले उन ठेलों के उल्टाए जा रहे थे। सरकार की जगह पर ठेला खड़ा करने की अनुमति नहीं है। सबको पकड़कर वहां से धक्के देकर निकाल रहे थे। जल्दी वो लोग सुरेश के ठेले तक भी चले आए। सुरेश ने तो अभी तक अपना सामान भी सेट न किया था। चल बुड्ढे उठ यहाँ से, अपना ये फटीचा ठेला और कहीं और जाकर लगा, यहाँ पर रोड बनने वाला है, पुलिस वाले ने कहा तो सुरेश घबरा गया। अगर ठेले की ये जगह छिन जाती तो उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते। सुरेश ने दोनों हाथ पुलिस वालों के सामने जोड़ दिए। भगवान के लिए साहब, मेरी 5 बेटियां हैं, वो भूखी मर जाएंगी। मैं इसके सिवा और क्या कहाँ ठेला लेकर जाऊंगा, लगाऊंगा? मेरे पास अपनी दुकान के पैसे नहीं। सुरेश की बात का पुलिस वालों पर कोई असर न हुआ। एक मोटे ताजे पुलिस वाले ने आगे बढ़कर सुरेश के ठेले को एक जोरदार लात मारी। ठेला पहले ही कमजोर था, बीच में से उसके कई पटरे उखड़कर पीछे जा गिरे। ठेले के ऊपर रखा हुआ सामान सड़क पर बिखर गया। सुरेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस वाले उसका ठेला उलटकर सारा सामान तोड़ फोड़ कर जा चुके थे। आसपास खड़े लोग भी कुछ देर इधर उधर टहलते रहे और फिर चले गए। शायद उनकी कोई और व्यवस्था पहले से थी, मगर सुरेश का जी चाह रहा था कि वो यहाँ से घर वापस ही ना जाए। धीरे धीरे शाम के साए रात के अंधेरे में बदलने लगे और तभी सुरेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरेश ने चौंक कर सिर उठाया। वो एक सेठ आदमी था जिसने महंगे कपड़े पहन रखे थे। सुरेश को इस समय किसी चमत्कार की जरूरत थी। उसने आंसुओं के बीच उस सेठ को बताया कि किस तरह पुलिस वाले ने उसके ठेले को बर्बाद कर दिया है और वो अपनी बेटियों के लिए अब एक समय की रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। सेठ कुछ पल तक सोचता रहा और फिर बोला, यहाँ बैठकर रोने से बात नहीं बनेगी। तुम उठो, मुझे लगता है कि तुम ईमानदार आदमी हो और तुम्हारे हाथ में ज़रूर स्वाद होगा। कल से तुम मेरे लिए काम करो, मेरी बेकरी पर समोसे बनाया करो और बेचा करो। मेरी बेकरी की कमाई समय के साथ साथ कम होती जा रही है। मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसके हाथ में स्वाद हो। उस सेठ की बात पर सुरेश एकदम चौंक उठा। भगवान ने किस तरह की उसकी मदद की थी, उसे भला क्या इनकार हो सकता था? वो उसी समय उस सेठ के साथ उसकी बेकरी देखने चल पड़ा। वो ज़्यादा दूर नहीं थी, शहर में बड़ी अच्छी जगह पर थी, लेकिन अंदर की हालत बता रही थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सेठ के 2 बेटे थे और दोनों ही निकम्मे थे। दोनों को बाप की इस बेकरी में कोई रुचि नहीं थी। सुरेश को इस नए काम से थोड़ा सा आसरा महसूस हुआ। अगले दिन वो सुबह सवेरे ही उस सेठ की बेकरी पर खड़ा था। सेठ उसके समय की पाबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। भगवान की करनी ऐसी हुई कि उस बेकरी में सुरेश के समोसे धड़ाधड़ बिकने लगे। जो भी लेने आता सुरेश के समोसों का दीवाना हो जाता। वो बेकरी जो पहले बंद होने के करीब थी, धीरे धीरे वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। बेकरी में रखी दूसरी चीजें खरीदने तो कोई ना आता, जो भी आता वो बस सुरेश के समोसे ही मांगता। सुरेश खुश था। सेठ ने उसकी एक अच्छी सैलरी तय कर दी थी। लेकिन उसके दिन तो तब बदले जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई। छुट्टी होते ही सुरेश के समोसे बिकने की संख्या भी दोगुनी हो गई। शाम के समय जब बच्चे अपने माता पिता के साथ आते तो सुरेश को कान खुजाने की भी फुर्सत न होती। ग्राहक एक लंबी लाइन में लगकर उसके हम समोसे खरीदने का इंतजार करते रहते। सेठ सुरेश की मेहनत से बहुत खुश था। तुम्हारे समोसे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मेरी बेकरी की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है।
लेकिन तुम अपनी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करते। सेठ ने कहा तो सुरेश मुस्कुरा दिया। आपने मुझे बुरे समय में सहारा दिया था, मेरी सैलरी बढ़ाने का फैसला भी आप खुद ही करेंगे। सुरेश की बात ने सेठ को बड़ा प्रभावित किया, लेकिन इससे पहले कि वो सुरेश की सैलरी बढ़ाने पर कोई फैसला करता, वो हो गया जिसका सुरेश ने कभी भी ना सोचा था। सुरेश दुकान पर पकौड़े और समोसे तलने में बिजी था जब उसने सेठ को अचानक दिल का दौरा पड़ा उसके सेठ को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सुरेश घबराकर उसकी ओर लपका, लेकिन सेठ को तो अस्पताल तक जाने का भी मौका ना मिला और वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। लेकिन मरने से पहले उसने सुरेश का हाथ थाम कर कहा, मेरे बेटों से ज्यादा तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं अपनी दुकान का मालिक तुम्हें बनाता हूँ। मेरे मरते ही वकील मेरी वसीयत के पेपर्स लेकर तुम तक पहुंच जाएगा। मेरे बेटों को इस दुकान में कोई रुचि नहीं, वो वैसे भी देश से बाहर जा चुके हैं। सेठ ने कहा तो सुरेश हक्का बक्का रह गया, लेकिन जो कुछ सेठ ने कहा था वो झूठ न था। सेठ के मरने के चौथे दिन ही वकील ने दुकान के पेपर की एक फाइल सुरेश के हाथ में थमा दी। ये दुकान अब से तुम्हारी है और उसके कानूनी मालिक तुम हो। सुरेश फटी फटी आंखों से इन पेपर्स को देख रहा था। वो बेकरी कोई छोटी मोटी चीज न थी, शहर की एक बड़ी जगह पर बनी हुई शानदार बेकरी थी जिसे सही देखभाल की जरूरत थी। सुरेश पर तो जैसे भगवान की कृपा हो गई थी। उस पर सेठ का एहसान तो था ही, लेकिन उसने मेहनत में कोई कमी न छोड़ी। कुछ ही दिन में उसने बेकरी का हुलिया बदल कर रख दिया। उसने अपनी मेहनत से बेकरी में ऐसी ऐसी चीजें रखना शुरू कर दी कि लोग देखते ही तो हैरान रह जाते। पूरे शहर में उसकी बेकरी की धूम मच गई। मगर सुरेश ने गरीबों और परेशान लोगों के लिए अपनी बेकरी का दरवाजा कभी बंद न किया। जो भी कोई आता भूखा होता तो सुरेश खामोशी से उसके हाथ में खाने पीने की कोई चीज थमा देता। धीरे धीरे उसने बेकरी को और बढ़ा लिया। पीछे की दुकानें खरीद कर उसने साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया और रेस्टोरेंट का खुलना था कि धन बारिश की तरह सुरेश पर बरसने लगा। उसकी वो बेटियां जिनके लिए पहले भूले भटके से भी कोई रिश्ता ना आता था, अब रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। सुरेश चाहता तो लाखों का दहेज देकर बेटियों को विदा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बेटियों के लिए अच्छे और शरीफ लड़कों का चुनाव किया। उस दिन भी वो घर आया तो उर्मिला मौसी दो और रिश्ते लेकर घर में बैठी थी। सुरेश ने अच्छी तरह छानबीन की तो वो रिश्ते उसे पसंद आए। उसने अगले महीने की तारीख दे दी। एक महीने में वो बेटियों की शादी की सारी तैयारी कर सकता था। अब उसके पास इतने रुपए रखे थे। सुरेश खुश था। उसके दिन बदल चुके थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। उस रात वो बेकरी का सारा काम खत्म करके हिसाब किताब कर रहा था जब अचानक वो चौंक गया। रात 12 बजे का समय था और सामने सड़कें सुनसान हो चुकी थीं, लेकिन बेकरी के सामने कोई आकर खड़ा हुआ था। कौन है इस समय? बेकरी बंद हो चुकी है, अब आप सुबह आइएगा, सुरेश ने बिजी अंदाज में कहा। लेकिन जो आया था वो बिल्कुल खामोश रहा। अब की बार सुरेश ने चौंक कर देखा तो सामने वाला आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने काले रंग की चादर में खुद को ढांप रखा था। मगर अचानक से वो चादर खुलकर गिर पड़ी। झुर्रियां और पैरों की टूटी हुई चप्पल बताती थी कि उस औरत की हालत बुरी है और लगता है तुम्हें कुछ खाने की चाहिए, सुरेश ने कहा। सामने पड़ी हुई रोटियों में से 2 रोटी निकालकर उस औरत की ओर बढ़ा दी, लेकिन औरत ने वो रोटी लेने के लिए हाथ आगे न बढ़ाया। सुरेश झुंझला गया। क्या बात है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? सुरेश ने पूछा तो अचानक ही वो औरत बोली, हाँ, मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए, वो अमानत जो मैंने सालों पहले तुम्हारे पास रखवाई थी। उस औरत की आवाज में ऐसा कुछ था कि सुरेश घबरा गया और तभी उसका दिमाग सनसना उठा। उसे याद आया कि उस औरत को तो वो पहले भी देख चुका है। आज से कई साल पहले रात के लगभग इसी समय उस औरत ने एक पोटली उसके हवाले की थी, लेकिन वो पोटली कहाँ थी सुरेश तो खुद भी भूल चुका था। लेकिन आज वही औरत सामने खड़ी अपनी अमानत वापस मांग रही थी। अगर तुमने मेरी अमानत को इस्तेमाल कर लिया है तो विश्वास करो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, औरत बोली तो उसकी आवाज में एक अजीब सा असर था। सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। नहीं, मेरे साथ आओ, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी अमानत मेरे घर में ही होगी, सुरेश ने अजीब से लहजे में कहा और दुकान से बाहर निकल आया। बेकरी बंद करते ही वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटियां सो चुकी थीं। वो जल्दी से लपक कर पुराने कमरे में गया जहां कबाड़ के अंदर वही संदूक पड़ा था जहां उसने सालों पहले वो पोटली फेंकी थी। सुरेश को पसीने आ रहे थे। अगर आज यहाँ वो पोटली ना मिली तो वो उस औरत की नज़र में चोर बन जाएगा। उसने अंधाधुंध आगे बढ़कर वो संदूक खोला। थोड़ी चीजें हटाने के बाद अचानक उसकी नज़र पोटली पर पड़ी। संदूक के कोने में वो पुरानी सी पोटली पड़ी हुई थी। उस पर मिट्टी की एक परत जमी हुई थी और वो पहले से भी इस खराब हालत में नजर आ रही थी। मिल गई, उसे विश्वास था वो औरत भी खुशी के मारे उछल पड़ेगी, लेकिन वो अभी तक वैसे ही सामने खड़ी थी, यूं जैसे उसे पोटली वापस मिलने की कोई खुशी ही ना हो। ये लो बहन, ये तुम्हारी पोटली, ये तुम्हारी अमानत, मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। सुरेश ने पोटली उस औरत की ओर बढ़ाई तो वो औरत मुस्कुराने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे तुमने गुजरे सालों में कभी इस पोटली को खोलकर नहीं देखा, उसने पूछा तो सुरेश ने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, मैं तो जानता तक नहीं कि इसके अंदर क्या है, मैं तो इसको भूल भी चुका था, उसने कहा।
अब की बार औरत खुलकर हंसी। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम इस पोटली को खोलकर देखते तो तुम्हें पता चल जाता कि इसके अंदर क्या है। तुम सच में एक ईमानदार आदमी हो। गरीबी की जिंदगी गुजारने के बाद भी तुम्हें इस पोटली को खोलने का लालच ना आया। वो औरत बोली तो सुरेश को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। औरत ने हाथ बढ़ाकर वो पोटली सुरेश के हाथ से ली ली और उसे खोलकर जमीन पर उलट दिया। सुरेश आश्चर्यचकित रह गया। पोटली के अंदर सोने के कई गहने थे जो अब जमीन पर पड़े चमक रहे थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। बहुत सा सोना था जो सालों पुराना लगता था। सुरेश की आंखें आश्चर्य से फैली थीं। उस औरत ने सुरेश की ओर देखा। सालों पहले तुम गरीब समोसा बेचने वाले थे। जब मैंने यह अमानत तुम्हें दी, अगर तुम इस पोटली को खोलकर देख लेते तो इस सोने को बेचकर तुम काफी कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादा समय तक न चलता। लेकिन तुमने इसको संभाल कर रख दिया। शायद भगवान को यही बात पसंद आ गई कि आज तुम एक शानदार रेस्टोरेंट के मालिक बन चुके हो। तुम्हारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। ऐसे गहने अब तुम चुटकियों में बनवा सकते हो। यही तुम्हारा इनाम है। औरत की आवाज में कोई अजीब सा असर था। सुरेश स्तब्ध रह गया। अगले ही पल औरत अचानक से मुड़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। सुरेश अपनी जगह खड़ा रह गया। बड़ी देर बाद उसके होश बहाल हुए तो उसने देखा सोना जमीन पर पड़ा चमक रहा था। वो औरत उसे लेकर नहीं गई थी, जिसका साफ मतलब था कि अब ये उसका हो चुका है। सुरेश को विश्वास आ गया कि सालों पहले उसने अमानत को संभालकर जो अच्छाई की थी, भगवान को उसकी ये बात बहुत पसंद आई थी और आज उसे एक और इनाम मिला था। सुरेश ने नीचे बढ़कर सारा सोना और समेटा और पोटली में रख लिया। अगले महीने होने वाली बेटी की शादी के लिए अब उसे गहने बनवाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अब आप लोग कमेंट में एक बात बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर से देखते हैं, कौन से गांव से देखते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है।